नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 600 क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका ये पार्ट 1 होगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यूज़, जो कि आपके सी टेट, MP टेट, सुपर टेट, रीट और ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे और आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। तो देखिए, बच्चे जो होते हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ये जीन पियाजे ने भी कहा है कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं और वे अपना ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं। तो इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सुगमकर्ता। जो शिक्षक होगा वो उसको इजी बनाएगा सीखने की, उसके अधिगम की प्रक्रिया को। और अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी विशेषता प्रभावशाली बच्चों की नहीं है? प्रभावशाली बच्चे कौन से होते हैं? जो इंटेलिजेंट होते हैं, या कह सकते हैं जिनकी इंटेलिजेंस जो है ज़्यादा होती है, या जो अलग तरीके से या जो डाइवर्जेंट सोच सकते हैं, वो आपके प्रभावशाली बच्चे होते हैं। तो इसमें से कौन सी उनकी विशेषता नहीं है, ये बताना है हमको। पहला ऑप्शन है उच्च आत्म क्षमता, ऑप्शन बी निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन डी उच्च श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी निम्न औसतीय मानसिक क्रिया नहीं होती है प्रतिभाशाली बच्चे के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरह प्रवृत्त होगा? यानी कि कोलबर्ग ने जो हमें 3 स्टेजेस बताई थी, उनमें से जो पूर्व परंपरागत स्तर पर अगर कोई बच्चा है तो वह किस तरह प्रवृत्त होगा? व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं देखेगा, व्यक्तिगत मूल्य देखेगा, पारिवारिक अपेक्षाएं देखेगा, या अंतर्निहित संभावित दंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कुछ भी करने से पहले वो इसके बारे में सोचेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से। अगर वो गलत होगा तो उसका मुझे दंड मिलेगा। तो ये सब वह पहले सोचता है। तो इसमें से वो अंतर्निहित संभावित दंड के बारे में सोचेगा पूर्व परंपरागत स्तर पर होने पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। हमारी जो क्लास होती है उसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले बच्चे होते हैं, अलग अलग रीजन से होते हैं, अलग अलग धर्म से होते हैं, अलग अलग मानसिकता के बच्चे होते हैं। तो इस तरह की व्यक्तिगत भिन्नताओं को देखते हुए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, याद रखने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी हम विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराएंगे, जिससे जो विभिन्नताओं वाले बच्चे हैं वो अधिगम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? इसमें से बताना है कि बाल विकास का में से सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर नहीं का आपको विशेष ध्यान रखना है। कभी कभी हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो हम इसको ध्यान नहीं रख पाते और हमारा आंसर जो है गलत हो जाता है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। इसमें नहीं जो है, यानी जो गलत है वो ऑप्शन हमें बताना है।
विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतक्रिया का परिणाम होते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ये सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि विकास जो है एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। यानी कोई जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे सीखने में देर लगाते हैं, किसी का विकास जल्दी होता है, किसी का विकास धीरे धीरे होता है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि सभी जो विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं, है ना। तो इसमें लिखा है बढ़ते हैं, तो इसलिए ये गलत है और गलत ही पूछा था। तो ये जो है हमारा राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। आकलन करने का इसमें से सबसे उपयुक्त तरीका हमें बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षण के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। आकलन सत्र की समाप्ति पर कराना चाहिए। तो इसमें जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर ए। आप आकलन जो है शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित होना चाहिए। हम मतलब जैसे जैसे हमारा सेशन चलता है वैसे वैसे हमें उसका एवोल्यूशन भी करना चाहिए, उसका आकलन भी करना चाहिए। तो वो सबसे बेहतर तरीका है आकलन करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। सृजनात्मकता क्या होती है? आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, आपके सोचने की क्षमता, आप किस तरीके से सोच सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अपसारी चिंतन, यानी ऑप्शन नंबर डी। अपसारी यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। सृजनात्मक जो बालक होते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उनके अंदर, है ना। वो डाइवर्जेंट सोच सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में सोच सकते हैं। तो सृजनात्मकता से संबंधित है कौन? अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। मतलब वाइगोत्स्की ने जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन है वाइगोत्स्की ने कहा है। देखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। देखिए पुरस्कार निर्धारित करेंगे तो ये तो बाह्य अभिप्रेरणा हो गई। बाह्य अभिप्रेरणा नेगेटिव होती है, नकारात्मक होती है। ये जो है अधिगम में बिल्कुल भी आप सहायता नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। तो ये भी आंसर बिल्कुल गलत है। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो ये भी वाइगोत्स्की ने नहीं कहा है। वाइगोत्स्की ने तो जबकि कहा है कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। पहला भी गलत है। ऑप्शन डी, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। वाइगोत्स्की ने की जो थ्योरी है वो वैसे भी सोशियो कल्चर थ्योरी है। उन्होंने कहा है कि बच्चे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में जल्दी सीखते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बच्चे बताना कि बच्चे क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। ऑप्शन बी, खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि बच्चे जिज्ञासु होते हैं और अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। निष्क्रिय नहीं होंगे क्योंकि हम पैसिव नहीं लेकर बच्चों को पैसिव तो बिल्कुल ही नहीं मानते हैं, हम एक्टिव मानकर चलेंगे। बच्चे हमेशा एक्टिव होते हैं। खाली बर्तन के समान बिल्कुल नहीं होते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं। चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं, ज्यों ज्यों बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। तो ये भी एकदम गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
बच्चों की त्रुटियां उनकी सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। ऑप्शन सी है, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उस पर ध्यान ना दें। ऑप्शन नंबर डी है, असावधानी के कारण बच्चे की त्रुटि करते रहें। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की त्रुटियां उनकी सीखने की प्रक्रिया का ही अंग होते हैं। मतलब बच्चा जब तक गलती करेगा नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा सीख रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह वंचित, ऑप्शन नंबर 1 है, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि आप बच्चे को इससे क्या होगा, डिमोरलाइज हो जाएगा बच्चा। बिल्कुल ही बच्चे का तिरस्कार तो करेंगे नहीं, बच्चे को सेंटर में लेकर चलेंगे। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। तो ये भी एकदम गलत है। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो ये आपका एकदम सही राइट ऑप्शन होगा कि आप जो है बच्चे की सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को जानें कि बच्चा किस परिवेश से, किस वातावरण से, उस हिसाब से उससे डील की जाए। कड़े नियम तो हम बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, तो ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उसके में भिन्नता के कारण है। तो ये किस विभिन्नता के कारण है? अभिक्षमता, अधिगम शैली, परावर्तक स्तर, मूल्यों। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अधिगम शैली। दोनों की जो अधिगम शैली है वो अलग अलग है, यानी उसको बंद कमरे में अच्छा लगता है सुरेश को, और मदन जो है समूह में पढ़ना अच्छा लगता है। तो दोनों की अलग अलग डिफरेंट स्किल्स है पढ़ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। मतलब प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक, एक और सेकंड क्लास में बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में कौन सा जो कथन है वो सही है? ऑप्शन नंबर 1 है, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। तो ये तो एकदम गलत है। आप बच्चे की मातृभाषा को प्राथमिकता देंगे, बच्चा जिस भाषा में सीखना चाह रहा है प्राइमरी में उस भाषा को आप प्राथमिकता देंगे। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर होगा। जो बच्चे कक्षा मातृभाषा का प्रयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित दिया जाए, तो ये भी एकदम गलत है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो जिस भाषा में सीखना चाहता है उसको उस भाषा में प्रोत्साहित करना चाहिए, उस भाषा में सिखाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, हमारे आसपास का वातावरण। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। प्रकृति पोषण में प्रकृति शब्द का क्या मतलब है कि जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? यानी जनसंचार यानी कि आपका मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, ये सभी जनसंचार के माध्यम होते हैं। तो ये जो है सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनते जा रहे हैं।
तो दिए गए कथनों में से कौन सा उपयुक्त कथन है ये बताना है। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल गलत बात है। समाजीकरण बच्चा समाज आस पड़ोस वालों से भी सीखता है, स्कूल में भी सीखता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ये थोड़ा ठीक लग रहा है। अगला देखते हैं ऑप्शन। और बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतक्रिया नहीं कर सकते, नहीं बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी गलत है। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है, तो ये इस संदर्भ में ठीक है, लेकिन जनसंचार सामाजिकरण के संदर्भ में बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। देखिए सही नहीं है बताना है हमें। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, ये भी सही बात है। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये भी सही बात है। इंटरनल मोटिवेटेड होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरित होते हैं, तो सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, ये भी सही बात है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, तो ये गलत बात है। और यही पूछा था तो गलत ही पूछा था, तो यही हमारा राइट आंसर होगा कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है, बच्चे कई तरीके से सीखते हैं और कई जगहों पर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्न में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक को जो है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इसमें से कौन सी जो रणनीति है वो अपनाना चाहिए, ये बताना है इसमें। तो पहला ऑप्शन है प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, दंड का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। तो हाँ बिल्कुल ही शिक्षक का यही काम है कि बच्चों को उनके लक्ष्य और उनकी रुचियों में उसकी सहायता करना है। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि नहीं। आप कक्षा के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते, तो बच्चे ही करेंगे लक्ष्य निर्धारित कि उन्हें क्या करना है, क्या बनना है। प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए तो अंकों पर तो हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, अंक लाने या इस सब पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वो बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है, यानी सामाजिकरण का प्रमुख एक कारक कौन सा है इनमें से बताना है। कंप्यूटर, अनुवांशिकता, राजनीतिक दल, परिवार। तो इसका राइट आंसर होगा आपका परिवार, क्योंकि जो परिवार जो है एक सामाजिकरण में बच्चे के सामाजिकरण में काफ़ी सहायता होता है, सहायक होता है। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्यों, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे समूह पर हावी होने की अनुमति होती है। तो ये तो एकदम गलत है। बच्चे एक दूसरे पर हावी होंगे तो सीखेंगे कैसे। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता करते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो वो एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो शिक्षक हैं आप, शिक्षक का काम बिल्कुल ही नहीं करना है, को पढ़ाना है। जिस तरीके से बच्चा पढ़ सके उस तरीके से आपको पढ़ाना है, अधिगम कराना है। आपको अपना बोझ बिल्कुल भी कम नहीं करना है। बच्चे को केंद्र मानकर चलना है। एक क्वेश्चन नंबर 20।
एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। एक बच्चा अगर भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है, यानी पढ़ने और समझने में अगर कठिनाई है उसको, तो बच्चा किस किस चीज़ से ग्रसित है, कौन सा उसको लक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया। ये आपको बच्चे को डिसलेक्सिया, यानी जिस बच्चे को डिसलेक्सिया होता है वो भाषा को पढ़ने और समझने में उसको कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया जो लिखने में असक्षम होता है। डिसकैलकुलिया क्या होता है? जो गणित में कमज़ोर होते हैं, जो बच्चे जो काउंटिंग करने में जो कमज़ोर होते हैं, जो काउंटिंग नहीं कर पाते। गति समन्वय अक्षमता यानी डिसलेक्सिया क्या होता है? जो बच्चे सेंसेस नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को सेंस नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों को डिसलेक्सिया होता है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। शैशव काल की अवधि कौन सी होती है? शैशव काल की अवधि होती है 0 से 2 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी जन्म से 2 वर्ष। अच्छा, 2 से 7 वर्ष होती है। इसके बाद अर्ली चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल अवस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था। 7 से 12 होती है आपकी मध्य बाल अवस्था, और 12 से 18 और उससे आगे आपकी किशोर अवस्था हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होगा? जो पियाजे ने हमें 4 स्टेजेस बताई हैं। पहली होती है आपकी संवेदी गतिक सेंसरी मोटर, दूसरी होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री कन्वेंशनल, और थर्ड होती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और लास्ट होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक यानी तो इसमें से 2 से 7 वर्ष के बीच में बच्चा किस अवस्था में होता है? तो ये होता है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक। 2 से 7 वर्ष आपका पूर्व संक्रियात्मक होता है। सेंसरी मोटर होता है आपका 0 से 2 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक में हो जाएगा आपका 7 से 11, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 से 18 या 16 औपचारिक संक्रियात्मक में। यानी बच्चा इसमें क्या करता है? औपचारिक संक्रियात्मक में बच्चा क्या करता है? अमूर्त चीज़ों के बारे में भी सोचने लगता है, यानी लॉजिकल थिंकिंग सोचने लगता है लॉजिकली। मूर्त संक्रियात्मक क्या होता है? जो बच्चा जिन चीज़ों के बारे को देख सकता है उनके बारे में सोचता है, उनके बारे में निष्कर्ष निकाल सकता है, उनके बारे में कई तरीके से सोच सकता है। और औपचारिक संक्रियात्मक में क्या होता है? बच्चा लॉजिकली सोच सकता है, यानी इमेजिनरी उसका जो इमेजिनरी उसमें जो होती है वो आ जाती है, इमेजिनरी थॉट्स आ जाते हैं औपचारिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास से की ओर बढ़ता है। विकास यहाँ बताना है हमें, विकास कहाँ से किस स्तर से किस स्तर की ओर बढ़ता है? तो जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या साधारण से आसान की ओर, या सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। कैसे देखते हैं? बच्चा सबसे पहले क्या करता है आपका? सुनना सीखता है, बोलना सीखता है, फिर लिखना सीखता है और पढ़ना सीखता है। तो इस तरीके से
सामान्य से विशिष्ट की ओर हम चलते हैं। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर की प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, यानी इसका मतलब ये है कि बच्चे अभी जिस स्तर पर हैं, तो अगर हम उनकी सहायता की जाए तो वह उनके एक मैक्सिमम स्तर पर पहुंच सकते हैं। यानी उनकी सहायता की जाए तो ये जो सहायता होती है इसको क्या बोलते हैं? सहयोग देना। यानी इस इंग्लिश में बोलते हैं इसका फोल्डिंग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसका फोल्डिंग, सहायता देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहयोग देना। क्वेश्चन नंबर 25, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। मतलब स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है जैसे कोई बच्चा है, बच्चे ने अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से पिक्चरें बना ली हैं दिमाग में, अपने कॉन्सेप्ट से देख लिया है। जैसे कि मान लीजिए उसने एक बिल्ली को देखा, उसने अपने माइंड में एक पिक्चर बना ली कि ये बिल्ली है जिसके 4 पैर हैं। इसी तरह उसने एक कुत्ते को देखा, तो उसने फिर उसको क्या किया कि उसको बिल्ली से कंपेयर किया, तो इसके भी 4 पैर हैं, तो ये बड़ी बिल्ली है। तो इस तरह की इमेजेस वो अपने स्कीमा में बना लेते हैं, जिसे हम स्कीमा बोलते हैं। तो इसमें जो बदलाव की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, आत्मसत्करण, समायोजन, अहम केंद्रिता, अनुकूलन। तो इसका राइट आंसर होगा आत्मसत्करण। यानी कि अब क्या होगा, जो पुराना स्कीमा था, यानी कि वो जो कुत्ता था उसको बिल्ली समझ रहा था, तो उसको भी क्या करेगा, उसको जब वो उसकी सही जानकारी मिलेगी कि ये कुत्ता नहीं, ये एक बिल्ली नहीं थी, ये एक कुत्ता था, तो वो उसको चेंज कर लेगा। यानी उसके जो पुराना स्कीमा था, जो पुरानी थॉट थी, उसमें उसने क्या किया, आत्मसत्करण कर लिया, मतलब उनको सुधार लिया है। तो पुराने स्कीमा में सुधार जो होता है उसको हम बोलते हैं आत्मसत्करण। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य बाल अवस्था में भाषा के बजाय अधिक है। बताना है कि मध्य बाल अवस्था में भाषा के बजाय अधिक है, यानी मध्य बाल अवस्था में जो भाषा है वो क्या है, किसी के बजाय। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, समाजीकृत, अहम केंद्रित, जीववादी, समाजीकृत, परिपक्व, अपरिपक्व, अहम केंद्रित, समाजीकृत। तो देखिए मध्य बाल अवस्था में जो भाषा होगी वो आपकी क्या होगी, समाजीकृत होगी, समाजीकृत नहीं होगी, अहम केंद्रित अधिक होगी। मध्य बाल अवस्था में जो भाषा होगी वो आपकी समाजीकृत की बजाय अहम केंद्रित होगी। यानी बालक जो अपने से सोचेगा उसी को सही समझेगा। जो बच्चा उसकी थॉट्स को ही सही समझेगा, दूसरे किसी की थॉट को वह सही नहीं समझेगा। इसलिए मध्य बाल अवस्था में भाषा अहम केंद्रित होगी, ना कि समाजीकृत। समाजीकृत तो तब होगी जब वो समाज को समझने लगेगा, दूसरों की बातों को समझने लगेगा, सही गलत का फर्क करने लगेगा। ठीक है। अहम केंद्रित में क्या होता है? अहम केंद्रित मतलब बच्चा अपनी ही बातों को सही समझता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। जो बाल केंद्रित होती है आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में शामिल है बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, भी गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होती, बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियां। राइट आंसर होगा इसका बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियां। देखिए एक कोने में तो बैठाएंगे नहीं बच्चों को, प्रतिबंधित भी नहीं करेंगे, यानी लिमिट हो जाएंगे, तो लिमिट तो बिल्कुल रखना ही नहीं है बच्चों में। गतिविधि में खेल शामिल नहीं होते तो खेल तो शामिल हम करेंगे ही, बच्चा खेलों से भी सीखता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने ही बोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय है, तो बालक में कौन सी बुद्धि है? टीचर ने देखा कि इसमें वह संगीत अच्छा बजा, तो थर्ड लाइन जो
हमारे तो अगर वह मधुर संगीत बजाते तो ये जो है संगीत में हो जाएगा, संगीत में, उसके अंदर संगीत में जो बुद्धि स्तर है वो अधिक है। तो इसमें बच्चा क्या होगा आपका संगीत में, यानी उसके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगा। जैसे इसमें एक स्थानिक का दिया है, तो स्थानिक स्पार्शियल इंटेलिजेंस क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या होती है जिस तो भाषाई इंटेलिजेंस क्या होता है, भाषाई इंटेलिजेंस में आपका जो कई भाषाओं को का ज्ञाता होता है, कई भाषाओं को बोल सकता है। संगीत में जो संगीत में अच्छा होता है वो उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है। शारीरिक गतिविधि से कुछ होता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक लिंग जेंडर पक्षपाती है, शिक्षाप्रद है, सही दृष्टिकोण वाला है, नीतिपरक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग पक्षपात, यानी कि जेंडर वाइसनेस यहाँ पर शो कर रहा है। हमें इसे, लेकिन हमें ये ऐसा नहीं करना है, एक अच्छी टीचर को ऐसा नहीं करना है, सभी को इक्वल मानकर चलना है। तो यहाँ पर लिंग जेंडर पक्षपात हो जाएगा ना, जेंडर वाइसनेस हो जाएगा। तो वह भेदभाव, यहाँ पर भेदभाव की बात कर रहा है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें के अनुरूप बदलना है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें के अनुरूप, यहाँ पर एक खाली स्थान और होगा, फिल द ब्लैंक और होगा यहाँ पर। तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था, बच्चे, परिवेश, परिवार, बच्चे, परिवेश, बच्चे, व्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें बच्चे के अनुरूप व्यवस्था बदलना है, यानी कि हमें जो है बच्चे के अकॉर्डिंग व्यवस्था लेकर चलना है, ना कि व्यवस्था के अकॉर्डिंग बच्चे को रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, क्योंकि बच्चा जो है, बच्चे को हमेशा सेंटर में रखना है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चा हमेशा सेंटर में होता है, बच्चे को हमें महत्व देना है। अगला क्वेश्चन, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है, एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, समय के साथ शनै शनै कम हो रही है, अध्यापक से बालक तक आती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समस्त प्राणियों में पाई जाती है, सभी सीखते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत भिन्नताएं, ऑप्शन बी बालक के गृह कार्य का अध्ययन, ऑप्शन सी बालक का सहपाठियों के साथ खेलना, ऑप्शन डी बालक का परिवार में समायोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं को के बारे में, व्यक्तिगत भिन्नताओं को हम इसमें स्टडी करते हैं, क्योंकि जो अलग अलग मानसिकता वाले बच्चे हमारे पास होते हैं, अलग अलग रिलीजन से आए हुए बच्चे होते हैं, तो उनके अलग अलग अवधारणा और अलग अलग मानसिकताएं होती हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं से डील करना बताता है। क्वेश्चन नंबर 33, केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। केस स्टडी विधि कहाँ प्रयुक्त होती है। प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु, पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु, सामाजिक सर्वेक्षण हेतु, व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। तो ये जो प्रयुक्त होती है वो होती है आपकी व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, यानी अनकॉन्शियस माइंड। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण द्वारा, बहिरंग विधियों द्वारा, अंतरंग विधियों द्वारा, मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा।
तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी निरीक्षण द्वारा। निरीक्षण द्वारा यानी हम देखकर उसका निरीक्षण कर कर अच्छी तरह उनका अध्ययन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, पढ़ते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? ऑप्शन ए, इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिलती है। नहीं, बिल्कुल राहत। यहाँ पर हमें बच्चों को पढ़ाने पर फोकस करना है ना, राहत। आपका काम, आप शिक्षक हैं, आपका काम है पढ़ाना, तो आपको राहत जैसा कोई भी ये तो सोचना ही नहीं है। इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। आप चित्र देखकर जो है पाठ को समझने में या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में ज़्यादा आसानी होती है। विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं, तो गलत होगा ये भी। इससे विद्यार्थी को मनोरंजन होगा, मनोरंजन ये भी गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। जो बालक का प्रारंभिक सामाजिक विकास है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? ऑप्शन ए, अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव, घर का वातावरण, बालक की अपने समूह एवं मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्तियां, संवेगात्मक सुरक्षा की आंशिक योग्यता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या होगा? अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव, यानी कि कोई लड़का है तो उसका अपने पिता से ज़्यादा लगाव होगा, कोई लड़की है तो उसकी अपनी माता से ज़्यादा लगाव होगा। तो इस लगाव में सामाजिक विकास जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में यदि अंतःवैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके अंतःवैयक्तिक संबंध क्या होते हैं? एक दूसरे के बीच में जो रिलेशंस होती हैं वो अंतःवैयक्तिक होती हैं, यानी बच्चे का दूसरों से रिलेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करें, सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करें तथा अन्य व्यक्तिगत संबंधों की ओर प्रेरित करें, शारीरिक संगठन को ध्यान में रखें, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दें। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करें तथा अंतःवैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करें। तो हमें क्या करना होगा, उसके जो सामाजिक संवेगात्मक विकास का हमें अध्ययन करना होगा, और जिससे हम उसका क्या कर पाएंगे, अंतःवैयक्तिक संबंधों की ओर उसको प्रेरित कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है? केंद्र अभिमुख चिंतन, सिर्फ केंद्र में सोचना, एक ही जगह पर एक किसी भी चीज़ का एक ही एस्पेक्ट देखना, तो ये तो नहीं होगा। वहीमुखी, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीमुखी मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग अलग एस्पेक्ट देखना, अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में सोचना। डाइवर्जेंट आदर्श सोच नहीं होगा। वाक्य विन्यास संबंधी सोच, ऐसा भी कुछ नहीं होता, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर बहिमुखी सोचना। क्वेश्चन नंबर 39, शब्दों को वाक्यों में क्रमानुसार लगाने के नियमों को कहा जाता है। शब्दों को वाक्यों के क्रमानुसार लगाने के नियमों को कहा जाता है। ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी वाक्य विन्यास, ऑप्शन सी अर्थ विशेषक, ऑप्शन डी स्वतः शोध प्रणाली। राइट आंसर होगा वाक्य विन्यास, यानी शब्द वाक्य रचना, वाक्य विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है? मतलब इसमें से बताना कि कौन सी जो है पाठ्यक्रम निर्माण की सबसे उत्कृष्ट विधि में से कौन सी है। विद्यार्थी अभिलेख, समस्या परक सूची, प्रक्षेपी परीक्षण,
सोशियोग्राम समान आलेख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या परक सूची। यानी कि हमें ये देखना होगा कि जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों की समस्याओं को, बच्चों के सामाजिक विकास में और बच्चों के जो जीवन यानी रियल लाइफ से जुड़ सके बच्चे, तो इस तरह का पाठ्यक्रम हमें तैयार करना होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावनाओं को विकसित करने के लिए आपको खेल से सर्वांगीण विकास होता है बतलाना चाहिए। उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए, खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। जब आप विद्यार्थियों के साथ खेलेंगे तो वो भी आपके साथ खेलेंगे, उससे ऑटोमेटिकली वो कुछ ना कुछ सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। को बताना है कि शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का विस्तृत अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा का संकुचित अर्थ। यानी शिक्षा का किसी निश्चित, यानी ये शिक्षा मान लीजिए अगर हम बोलें कि शिक्षा एक निश्चित स्थान पर ही प्रदान की जाती है, जैसे स्कूल में ही की जाती है, कोचिंग में की जाती है, तो ये एक संकुचित अर्थ हो जाएगा इसका। यानी कि इसका मतलब हो जाएगा कि हम सिर्फ वहीं सीख सकते हैं, वहीं हम अधिगम कर सकते हैं और कहीं हम नहीं सीख सकते। अगला क्वेश्चन है, बाह्य प्रेरणा को कहते हैं। जो बाह्य प्रेरणा होती है, बाह्य प्रेरणा क्या होती है, एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है। जैसे अगर आपको किसी बच्चे से कोई काम कराना है तो आपने उसको लालच दे दिया कि अगर तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें एक ट्रॉफी दूंगा, अगर तुमने मुझे ये प्लस करके दिखा दिया है या ये क्वेश्चन करके दिखा दिया तो मैं तुम्हें ट्रॉफी दूंगा। तो ये एक तरह का बाह्य प्रेरणा है, बाह्य अभिप्रेरणा है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। ये हमेशा नकारात्मक होता है क्योंकि ये जो है अधिगम में आपका हेल्पफुल नहीं होता है। यानी कि अब जब बच्चा क्या करेगा, अगर पढ़ने के लिए हमेशा हमेशा उसको फिर कोई बाह्य अभिप्रेरणा की ज़रूरत होगी, खुद ब खुद वो नहीं सीखेगा चीज़ों को। तो बाह्य प्रेरणा को हम नकारात्मक प्रेरणा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं है। विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं है, इसमें से विकास का जो है रूप कौन सा नहीं है। शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास, बिल्कुल सही बात है, होता ही है। संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक विकास, ये भी विकास की रूप हैं। नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, ये भी विकास के रूप हैं। जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास, ये ऐसा कोई भी विकास का रूप नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है, गलत ही पूछा था, तो यही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि विकास का मुख्य रूप नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है, अन्य बच्चों की अपेक्षा होती है। प्रजातांत्रिक यानी कि लोकतांत्रिक, यानी जहाँ पर सभी की बात को सुना जाए, घर में सभी की बातों को सुना जाए, तो इस तरह की वातावरण के जो बच्चे होते हैं वो अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्तित्व वाले होते हैं, कम क्रियाशील तथा कामचोर व्यक्तित्व वाले, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्ति होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं जिन घरों का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं, ग्रस्त होते हैं, डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया या डिसकैल्कुलिया।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डिस्फेजिया से ग्रसित होते हैं वो जो भाषा बोलने सुनने और लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं, यानी इनको बोलने लिखने और सुनने में दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर होगा, यानी सामाजिक अधिगम जो होता है वो बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों पर ही महत्व देता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? यानी कि जो पियाजे ने हमें अवस्थाएं बताई थी उनमें से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद यानी उनमें डिफरेंस बताने लगता है? इंद्रजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि आपकी 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष का जो पीरियड होता है वो आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर आता है। अमूर्त में आपका 12 से 18 और इंद्रियजनित गामक यानी सेंसरी मोटर में आपका जन्म से 2 वर्ष यानी 0 से 2 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक में आ जाएगा आपका 2 से 6, सॉरी ये हो जाएगा आपका 7 से 11। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निमोनिक्स एक ऐसी व्यू रचना है जो निमोनिक्स क्या है? स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती हैं, छात्रों को एक साथ जोड़कर एक साथ साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करती हैं, छात्रों को समूह में स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए प्रेरित करती हैं, या ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को स्कूल से बाहर शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने पर बल देती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करेगी, यानी आपका जो स्कीमा है बच्चे का उसको मेमोराइज करने यानी उसको याद करने में ये सहायता करती है, जिसको हम निमोनिक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? यहाँ पर विशेषता नहीं है वो बताना है। बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, ये तो है विशेषता। बालक के मनोविज्ञान को समझना, ये भी एक बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता है। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि गलत है, यानी कि ये जो है बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है, इसलिए ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप कि आपको ज़रूर ये हेल्पफुल रहेगा वीडियो। तो ये आज का हमारा पार्ट 1 था, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन है MCQ कवर किए CDP के। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।